इंतज़ार साहब, मैं ज़रा कल से उस एपिसोड जो अभी तक इस वक्त कंटिन्यू है, यही पाबंदी 144 जमात इस्लामी के लिए भी थी, यही धरने के हवाले से तमाम एरिया को कंटेनर लगा के कवर किया गया था, जमात इस्लामी के लिए भी था, और महंगाई ये इशू आपका भी था। देखिए जमात इस्लामी उधर पहुंच गई और भरपूर तरीके से अपने प्रोटेस्ट को ना सिर्फ रजिस्टर्ड कराया, पूरे मीडिया की लाइमलाइट ली, 10 मुतालबात भी सामने रखे, वज़ीर दाखिला से फ़ोन पर बात भी उनकी हो गई। आप अपने अंदर कुछ कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं जी। सबसे पहले तो मैं आपसे बिल्कुल आई एम सॉरी टू से, लेकिन मैं जमात इस्लामी के जो आज की उनकी एक्टिविटी है, इस्लामाबाद में पहुंचे हैं, उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि आप ये देखें कि जमात इस्लामी के जो लीडरान हैं उनके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। आज तहरीक इंसाफ की तरफ से कल जो एक कॉल थी, उसके बाद आप देखेंगे पूरे पंजाब में और मुल्क के दीगर हिस्सों में, खैबर पख्तूनख्वा के अलावा, सिर्फ तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स और वर्कर्स बाहर निकले, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किए गए। मैं बिल्कुल जो है 1100 गिरफ्तार हुए जमात इस्लामी के। सर मैं अर्ज़ करता हूँ आपसे कि मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि जमात इस्लामी के ऊपर कोई ऑपरेशन होता है। जमात इस्लामी को जो वहाँ तक अपॉर्चुनिटी मिली और जिस तरह से वो पहुँचे, मुश्किलात ज़रूर आई उनके रास्ते में, लेकिन उनको एक वहाँ पे पैसेज दिया गया और उस तरह से ऑपरेशन जिस तरह से तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ किया जाता है वो नहीं हुआ, वो आपको नज़र आ रहा है। बाकी जो जमात इस्लामी ने किया है, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस वक्त जो है उनको करना चाहिए। मैं ये हरगिज़ नहीं समझता कि तहरीक इंसाफ में कोई कमी थी, है या हो सकती है। तहरीक इंसाफ ने हमेशा जो है वो एजुटेशनल पॉलिटिक्स, पाकिस्तान की तारीख में तो तहरीक इंसाफ पहली जमात आई है जिसने एजुटेशनल पॉलिटिक्स करके बताया कि भैया आप कहाँ भूले हुए थे, ये होती है असल एजुटेशनल पॉलिटिक्स। तो मैं एहतियात का दामन पकड़ा हुआ है कि सिर्फ इंतजामिया नहीं, कुछ और लोग भी आपके प्रोटेस्ट को होने से रोक रहे हैं। सर देखिए, 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ किया गया था, तो हमें अपने वर्कर्स को का ख्याल रखना है। अब हम बिल्कुल इंतशार ना चाहेंगे ना किसी को करने देंगे, ये मुल्क हमारा है, हमने रिस्पॉन्सिबल रहना है। बेशक लोग जो हैं वो जो भी बात करें, लेकिन हम एक रिस्पॉन्सिबल जमात हैं और सिर्फ अपना रोल जो है वो सियासी रोल अदा करना चाहते हैं और सियासी तरीके से अदा करना चाहते हैं। क्रिटिसिज्म हमारे अपने लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा हमें सहना पड़ता है कि जब हम एक्टिविटीज़ की कॉल दे के जब हमें एनओसीज नहीं मिलते तो हम उससे विड्रॉ करते हैं। तो उस विड्रॉल के पीछे सिर्फ और सिर्फ यही वजह होती है कि हम किसी भी किस्म के इंतशार की तरफ इस मुल्क को नहीं लेके जाना चाहते। हम माशरे के अंदर जो ये एक एफर्ट अनफॉर्चुनेटली रियासत के जो इस वक्त नुमाइंदे होते हैं उनकी तरफ से होती है कि हम किसी तरह से बाहर आए। और मैं ज़रा आपकी मौजूदगी में ना मैंने 2-3 चीज़ें और भी क्लियर करनी है। यहाँ इस प्रोग्राम में ज़्यादातर अवामी सवाल ही होते हैं। हमने 2 से 3 दिन में 2-3 एक्टिविटीज़ देखी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। एक तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से रेफरेंस, दूसरा उस वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसके ऊपर जो दरख्वास्त है काजी फाइज़ साहब के मुकदमात के अंदर शामिल ना होने वाली। अब ये मामला आ गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, इनके खिलाफ भी और दीगर जो 4 मेंबरान हैं उनके खिलाफ भी आप लोगों ने बाकायदा तौर पर रेफरेंस दायर किया, दरख्वास्त दायर की है। ये कर रहे हैं अली जफ़र साहब, दरख्वास्त दायर करें। 1 साल लगा दिया सर, बल्कि काफ़ी ज़्यादा महीने लगा दिया आप लोगों ने। देखिए सलमान साहब, आपका वैलिड क्वेश्चन है। हमें हर तरफ से, हम जहाँ बाहर जाते हैं कि सोशल मीडिया हमारी पोस्ट लगती है, जहाँ हम खुद देख रहे होते हैं, तो लोगों की तरफ से हमेशा यही डिमांड आई है। लेकिन हम एक सियासी जमात हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा कि हमें रिस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव करना है और हम रिस्पॉन्सिबल तरीके से ही बिहेव करते आ रहे हैं। हम समझते हैं कि जिस किस्म के हालात पैदा किए गए और जो कुछ किया गया, लेकिन हमने तहम्मुल का मुजाहरा किया, हमने बर्दाश्त का मुजाहरा किया, बर्दाश्त का जो दम अपने हाथ से छोड़ा नहीं। तो हम चाहते हैं कि जो इदारों के अंदर लोग पहुंच जाते हैं, उनके ज़ाती इख्तलाफात होते हैं, ज़ाती पसंद नापसंद की बुनियाद के ऊपर जो है वो उन इदारों को चलाते हैं, तो ऐसे लोगों को भी मौका दिया जाए। हमें पता था, डे 1 से पता था कि चीफ साहब जो हैं वो शायद हमें उस तरह से इंसाफ ना दे सके। हम सिर्फ इंसाफ की बात कर रहे हैं, हम किसी तरफदारी की बात नहीं करते। हम आइन और कानून के ऊपर अमल दरामद की बात करते हैं। लेकिन आपने देखा कि इलेक्शन हो या
इलेक्शन के दौरान या इलेक्शन के बाद हमारी जितनी भी पिटिशंस थी, मुख्तलिफ लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाए, बल्ले का निशान हो जाए और बाकी जितनी हैं, तो हमें ये आज हमारे पास सफिशेंट मटेरियल मौजूद है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर हम ये इस सफिशिएंट मटेरियल में लियाकत चट्टा जो साबिक चीफ कमिश्नर है रावलपिंडी, जिनका अभी तक पता नहीं चल रहा उसके बाद से, क्या उनका कंटेंट शामिल है? उनका जो कन्फेशन है वो शामिल है? जी बिल्कुल शामिल है, और उनका कन्फेशन इसमें शामिल है। इसके अलावा और भी उसमें तो उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को भी मुर्द इल्जाम ठहराया था। देखिए ये बहुत ट्रिकी चीज़ है, मॉरलिटी की बात है। अब मॉरली हमने भी उनके ऊपर ऑब्जेक्ट किया है, और जो चीफ कमिश्नर था, ये रावलपिंडी के कमिश्नर साहब, ये कमिश्नर साहब ने भी उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। ये कमिश्नर साहब के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये हुकूमत के अपने जो है वो लगाए हुए ये कमिश्नर साहब थे, और जब तक वो काम करते रहे, उन्होंने जब यस बॉस कहते रहे और इनकी तमाम जो नाजायज़ ख्वाहिशात हैं वो पूरी करते रहे, तब तक वो उनका दिमागी तवाज़ुन भी दुरुस्त था और वो ठीक इंसान थे। लेकिन जिस दिन उनका ज़मीर ने उनको मुलामत किया और वो ये सब कुछ बर्दाश्त ना कर सके और खड़े हो गए, तो फिर जो है उनके दिमाग के ऊपर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए गए, और फिर ये कहा गया कि जनाब इनका तो ज़हनी छोटी